डियर स्टूडेंट्स, अंकेक्षण में आज हम अशुद्धियाँ और कपट के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अंकेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है अशुद्धियों कपट को रोकना, लेखा पुस्तकों का सही निरूपण करना। यदि अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कपट रह जाते हैं, तो हमारी लेखा पुस्तकें सही चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगी। इसलिए अशुद्धियाँ नहीं हो, कम से कम हो, कपट बिल्कुल नहीं हो। तो अंकेक्षण कर्ता को सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता है। वह विशेषज्ञ व्यक्ति भी होता है, वह जानता है कहाँ पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, कहाँ पर गबन करने की संभावना अधिक होगी। हमको आज ये जानना है कि अशुद्धियाँ क्या हैं और कपट क्या हैं। अशुद्धियों का मतलब होता है ऐसी त्रुटियाँ जो जानबूझकर नहीं की जाती, असावधानीपूर्वक, अज्ञानता के कारण या लापरवाही के कारण लेखा पुस्तकों में हो जाती हैं। इसके लिए हमारा कर्मचारी कोई योजना नहीं बनाता है। यानी ये स्वाभाविक है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। अभी गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं तो हम सबको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अशुद्धियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। इनमें एक प्रकार की अशुद्धि है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। लेखा पुस्तकों में लिखने के कुछ निश्चित सिद्धांत बने हुए हैं, उनका उल्लंघन करके यदि कोई व्यवहार किया जाता है तो वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। जैसे कोई हमारा पूंजीगत व्यय है, उसको हमने आयगत मान लिया, या आयगत आय है उसको हमने पूंजीगत मान लिया, तो यह सैद्धांतिक गलती मानी जाएगी। इसका असर हमको तलपट पर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे फाइनल अकाउंट्स में इसका असर हमको नज़र आएगा। एक होती है भूल संबंधी अशुद्धियाँ, यानी हमने कोई ट्रांजैक्शन लेखा पुस्तकों में लिखा ही नहीं, लिखने से रह गया, या हमने केवल एक पक्ष में डेबिट पक्ष में लिख दिया, उसका क्रेडिट पक्ष में कोई लेखा नहीं किया। तो इस प्रकार की जो नहीं लिखे जाने के कारण जो गलती हुई है वह हमारी भूल संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। यानी कुछ जो पूरा नहीं लिखा तो पूर्ण अशुद्धि, आंशिक लिख दिया है, आंशिक नहीं लिखा है तो यह आंशिक अशुद्धि कहलाएगी। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ तीसरा प्रकार है, यानी हमारी गलतियाँ कुछ इस प्रकार क्योंकि एक गलती दूसरी गलती के प्रभाव को समाप्त कर दे। जैसे उदाहरण के लिए हमने ए से 3,000 रुपये के स्थान पर 300 रुपये से उसको डेबिट कर दिया, और बी को 300 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये से डेबिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट ये दोनों अशुद्धियाँ एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया। तो ये प्रकार हमारी क्षतिपूरक, यानी एक गलती दूसरी गलती को प्रभाव को समाप्त करती है। जैसे मैंने बताया, ए से हमको 100 रुपये मिल रहे थे, हमने 10 रुपये लिख दिए, बी से हमको 10 रुपये मिल रहे थे, हमने 100 रुपये लिख दिए, तो ये गलती हमारी क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाएगी। इसी तरह कुछ अशुद्धियाँ होती है दोहराव की अशुद्धियाँ, यानी ऐसी गलतियाँ जो 2 बार कर दी गई हैं। भूल से हमने 2 बार कोई ट्रांजैक्शन लिख दिया, जैसे हमने राम से 100 रुपये प्राप्त करने थे, हमने 100 रुपये लिख दिए, तो दोबारा हमको याद है हमने तो लिखा ही नहीं होगा यार, इसलिए फिर दोबारा 100 रुपये लिख दिए, तो ये दोहराव की अशुद्धियाँ कहलाएंगी। और अंतिम प्रकार के हिसाब किताब संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कोई मैथमेटिकल एरर कर दी हमने, टोटल लगाने में गलती कर दी हमने, पोस्टिंग में गलती कर दी, लिखने में अमाउंट में गलती कर दी, तो ये सब प्रकार की अशुद्धियाँ यह कहलाएंगी हमारी हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम समझिए कपट क्या है। जैसा अशुद्धियों में कहा वो जानबूझकर नहीं करता है, कपट कर्मचारी जानबूझकर गलती करता है तो वह कपट कहलाता है। यानी धोखा देने के उद्देश्य से, स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई गलतियां ये गबन कहलाती हैं। अब गबन के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे रोकड़ का गबन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कम वजन के अंतर्गत सबसे अधिक मूल्य होता है, इस कारण इसकी गलती, इसका गबन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हमने माल बेचा, हमने लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं की, प्राप्त पैसे को कर्मचारी ने अपने जेब में रख लिया,
तो यह अशुद्धि आपकी रोकड़ संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। कोई भुगतान प्राप्त हुआ, हमने लेखा नहीं किया और पैसा हमने जेब में रख लिया, हमारे कर्मचारी ने रख लिया, तो ये रोकड़ संबंधी गबन कहलाएगा। सामान्य व्यवहार के अंतर्गत हर व्यवसाय संस्थान में इस पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन माल का गबन जब करता है व्यक्ति, माल पर सामान्यतः नियंत्रण कम होता है, तो वह माल को चुरा लेता है, तो वो चुराने संबंधी जो गबन होगा वह माल संबंधी गबन कहलाएगा। जैसे हमने कोई माल खरीदा, जो स्टोर में जिसकी एंट्री हो गई, स्टोर से हमने उसको अपने जेब में रख कर घर लेके चले गए, तो ये अशुद्धि कहलाएगी आपकी माल संबंधी गबन। हो सकता कुछ सामान एकदम महत्वपूर्ण होता है जिसकी आकार छोटा लेकिन उसका वैल्यू सबसे अधिक होती है, तो ऐसे माल की चोरी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए एक गबन होता है श्रम का गबन। श्रम का गबन का मतलब होता है कि जो कर्मचारी व्यवसाय के लिए काम करना चाहिए वो व्यवसाय में काम न करके निजी काम में उसका उपयोग किया जाता है, तो श्रम संबंधी गबन कहलाता है। उदाहरण, हमारे मैनेजर साहब व्यवसायिक कर्मचारी को अपना निजी काम, घरेलू काम करवाते हैं, घर पर रखते हैं, तो वह गबन श्रम का गबन कहलाएगा, क्योंकि भुगतान तो व्यवसाय से हो रहा है, उसको ये सुविधा भी नहीं दे रखी है हमने, इस कारण से गबन श्रम का गबन कहलाएगा। इसलिए संपत्ति का गबन, कि हमने कोई संपत्ति खरीदी, वो संपत्ति व्यवसाय में न आकर अपने घर पर हमारा अधिकारी या कर्मचारी काम में लेता रहता है, तो ये संपत्तियों का गबन कहलाएगा। या ये भी हो सकता है कि वह अपनी पुरानी संपत्ति व्यवसाय में जमा करा दे और नई संपत्ति खरीदी है वो घर पर काम में ले ले, तो ये भी सब संपत्ति का गबन कहलाएगा। इसी तरह सुविधाओं का गबन। सुविधा गबन ये सरकारी कर्मचारी सामान्य रूप से जिन पर आरोप करते रहते हैं। हमने गाड़ी की सुविधा दी है कि हमारे कर्मचारी को गाड़ी को उसके घर से लाएगी, व्यवसायिक स्थल तक लाएगी, ताकि उसको काम करने में आसानी रहे। लेकिन यदि वह इसी गाड़ी का अपने निजी उपयोग में करता है, व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी करता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए करता है, घरेलू सामान खरीदने के लिए करता है, अपने निजी यात्रा के लिए उस गाड़ी का उपयोग करता है, तो यह सुविधाओं संबंधी गबन कहलाएगा। इसी तरह एक प्रकार गबन होता है हिसाब किताब में गड़बड़ी। अब हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे होती है? हिसाब किताब में गड़बड़ी यह उच्च अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी में होती है। इनका उद्देश्य होता है व्यवसाय या निजी हित को लाभ देना। जब हमको कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी से खरीदने से भाव कम चाहिए हमको, तो हम जानबूझकर व्यवसाय के प्रॉफिट को कम बता देंगे। कम बताएंगे तो शेयर के भाव गिर जाएंगे बाज़ार में, हम खरीद लेंगे उसको। तो इस प्रकार का गबन होगा वह हिसाब किताब संबंधी गड़बड़ियों के कारण से। जैसे हमको प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने पूंजीगत व्यय किया है उसको भी हम आयगत व्यय किया है उसको पूंजीगत व्यय मान लेंगे। इस कारण से हमारे खर्चे कम होंगे, लाभ बढ़ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार का जो गबन किया जाता है वह हिसाब किताब संबंधी गबन कहलाता है। और लास्ट में हमको अब ये देखना चाहिए कि अशुद्धियाँ, चूँकि एक मुख्य अंतर तो हमको समझ में आ गया, अशुद्धियाँ ये जानबूझकर नहीं की जाती, कपट ये जानबूझकर किए जाते हैं। अशुद्धियों में कोई निजी लाभ नहीं होता, जबकि कपट में निजी लाभ निहित होता है। अब अंकेक्षक की स्थिति क्या है इसके बारे में? क्योंकि अंकेक्षक का मुख्य कार्य हमने पढ़ा था कि अंकेक्षक का मुख्य काम अशुद्धियों को रोकना, कपट को रोकना, यदि हो जाए तो जल्दी से पकड़ना और प्रबंधकों की जानकारी मिलाना। अब यदि अशुद्धियाँ अंकेक्षण कार्य के बाद भी रह जाती है तो क्या अंकेक्षणकर्ता उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसके बारे में अलग अलग न्यायालयों ने निर्णय भी दिए हैं। उनमें मुख्य रूप से ये बात कही गई है, यदि अंकेक्षणकर्ता सावधानीपूर्वक अपनी कुशलता के साथ कोई काम करता है और उसके बाद भी गलतियाँ और कपट रह जाते हैं, इसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि सिद्ध हो जाता है कि अंकेक्षणकर्ता ने लापरवाही पूर्वक काम किया है तो अंकेक्षणकर्ता उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अशुद्धियाँ क्या हैं, कपट क्या हैं और अंकेक्षक का इसके संबंध में क्या दायित्व बनता है, कब उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, कब उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
आपको अशुद्धियों और कपट के संबंध में कोई भी कठिनाइयों समझने में असुविधा रही हो, मैंने आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भी इसके बारे में भेजे हैं, आज आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और फिर भी आपको कोई कठिनाई लग रही है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर जो अपना ग्रुप बना रखा है इस पर पोस्ट कर सकते हैं या फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।